एक लड़का जो अपनी लाइफ से बिल्कुल परेशान है, उसका ना ही कोई दोस्त है, वो बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा है। लेकिन एक दिन उसे एक ऑफर मिलता है कि वो अपने बचे हुए लाइफ स्पैन को बेच सकता है। I sold my life for 10,000 yen per year। तो इस वीडियो के टाइटल से आप सब समझ ही गए होंगे। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने बचे हुए लाइफ स्पैन को कुछ पैसों के लिए बेच देता है। ये मांगा बेस्ड है एक नोवेल पर जिसका नाम है 3 Days of Happiness, रिटन बाय सुगरू मियाकी, जिसे आगे चलकर एक मांगा एडेप्टेशन मिलता है I sold my life for 10,000 yen per year नाम से, विच इज इलस्ट्रेटेड बाय सोइची तागुची। एंड ऑब्वियसली इसका नाम पढ़ के ही मैं समझ गया था कि ये मांगा किस चीज पे होने वाली है। मैं समझ गया था कि इसमें हमें लाइफ के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाएगा, हैप्पीनेस के बारे में बताया जाएगा। बट स्टिल इन सब के बावजूद जब मैंने इसे पढ़ के खत्म किया तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी। मैं काफी अच्छा फील कर रहा था। ये मांगा अपनी एंडिंग को काफी अच्छे से लैंड करती है। सो आई गेस इतना इंट्रो काफी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कहानी है कुसुनोकी की। वो अभी 20 साल का है और वो एक पार्ट टाइम जॉब करता है। उसका ना ही कोई दोस्त है, वो बस अकेले जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 10 साल पहले उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था हिमीनो। उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि आज से 10 साल बाद, यानी कि जब वो 20 साल के हो जाएंगे, तब वो दोनों काफी फेमस बनेंगे, काफी अमीर बनेंगे एंड वो सबको साबित कर दिखाएंगे कि वो भी कुछ कर सकते हैं। और अगर तब तक उन्हें कोई पार्टनर नहीं मिलेगा तो वो एक दूसरे से ही शादी कर लेंगे। लेकिन अब वो 10 साल बीत चुके हैं और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट इन 10 सालों में कुसुनोकी और हिमीनो एक दूसरे से मिले भी नहीं है। कुसुनोकी ने कोई भी चीज अचीव नहीं करी है। अब ना ही उसके पास कोई बात करने के लिए है और ना ही वो फाइनेंशियली स्टेबल है। वो बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि वो फाइनेंशियली ब्रोक है क्योंकि अब उसे पार्ट टाइम जॉब से भी निकाल दिया है। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बची हुई सारी बुक्स और सीडीज को बेच देगा जिससे कुछ पैसों का जुगाड़ हो सके ताकि वो खाने पीने के लिए राशन ले सके। तो वो अपनी बुक्स लेके एक बुक स्टोर पे जाता है एंड वहाँ उसे उन बुक्स के थोड़े ही पैसे मिलते हैं। फिर वो आदमी कुसुनोकी से बोलता है कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो क्या तुम अपना बचा हुआ लाइफ स्पैन बेचना चाहोगे। जो सुनकर कुसुनोकी बिल्कुल चौंक जाता है कि ये बुढ़ा पागल वागल हो गया है क्या, कोई अपना लाइफ स्पैन कैसे बेच सकता है। आगे वो बुढ़ा बोलता है, मुझे पता है तुम मुझे पागल समझ रहे हो, लेकिन सच में एक ऐसी फैसिलिटी है जो लोगों के बचे हुए लाइफ को खरीदती है। और इतना ही नहीं, तुम अपने लाइफ स्पैन के साथ साथ अपना टाइम, हेल्थ, रिलेशनशिप, इन सबको भी बेच सकते हो। तो अगर तुम्हें बेचना है तो मैं तुम्हें उनका एड्रेस दे सकता हूँ। अब यहाँ कुसुनोकी को उनकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है, बट स्टिल वो उनसे उस फैसिलिटी का एड्रेस ले लेता है। इसके बाद वो एक दूसरी शॉप पे जाता है ताकि वो अपनी सीडीज बेच सके। एंड वहाँ की ओनर भी उसे वही सेम चीज बोलती है जो उस बुढ़े ने बोली थी। वो भी उसे उस फैसिलिटी का एड्रेस दे देती है। एंड फिर फाइनली काफी सोचने के बाद कुसुनोकी उस फैसिलिटी में पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है मियागी। वो बोलती है, सर आप क्या बेचना चाहोगे, अपना लाइफ स्पैन, हेल्थ या टाइम। तो कुसुनोकी बोलता है लाइफ स्पैन। तो मियागी बोलती है, तुम्हारे लाइफ स्पैन की वैल्यू निकालने में 3 घंटे का टाइम लगेगा, तो तुम 3 घंटे बाद आना। एंड फिर कुसुनोकी बाहर चला जाता है। अब उसे बस एक ही चीज ध्यान में आ रही है कि जब वो स्कूल में था तब उसके टीचर ने सभी स्टूडेंट से पूछा था कि तुम लोग अपनी लाइफ की कितनी वैल्यू लगाओगे या किसी पर्सन के लाइफ स्पैन की कितनी वैल्यू हो सकती है। तो उनकी क्लास की एक लड़की बोलती है कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में लगभग 100 मिलियन येन से लेकर 300 मिलियन येन के बीच में कमाता है, तो लगभग 300 मिलियन तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। एंड ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर्स देते हैं। कोई तो ये भी बोलता है कि हम किसी की लाइफ की वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। तो कुसुनोकी यही सब सोच रहा होता है कि एटलीस्ट उसे 300 मिलियन येन तो मिल ही जाएंगे। और अब 3 घंटे बीत जाते हैं। वो वापस वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उसके लाइफ स्पैन की वैल्यू है सिर्फ 3 लाख येन। वो मन में सोचता है कि अगर 3 लाख येन पर ईयर है तो अगर मैं 80 साल और जिया तो उसके लगभग 24 मिलियन येन होंगे। ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं है। तो मियागी उसे बताती है, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, ये पर ईयर की वैल्यू नहीं है, ये आपकी जितनी भी लाइफ बची हुई है उन सब का टोटल है, यानी कि 10,000 येन पर ईयर, क्योंकि आपके पास 30 साल और 3 महीने बचे हुए हैं। और ये सुनकर कुसुनोकी बिल्कुल चौंक जाता है कि आखिर इतना कम कैसे हो सकता है और मैं सिर्फ 30 साल ही जीऊंगा। तो पूछता है कि आखिर तुमने मेरी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करी। तो बताती है कि आगे आने वाले टाइम में आप कितना खुश रहोगे, कितना दूसरों को खुश रखोगे, आपने अपने कितने ड्रीम्स पूरे किए हैं, आप सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो। इन सब चीजों को देख के हम ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। और जैसा कि हमें कुसुनोकी की लाइफ के बारे में पता ही है, वो ना ही तो खुश है और ना ही उसने किसी दूसरे को खुश रखा है। क्या इतना बुरा हूँ मैं?
और ना ही उसने किसी दूसरे को खुश रखा है, क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं है, फिर सोसाइटी की तो दूर की बात। तो इसी वजह से उसके बचे हुए लाइफ स्पैन की वैल्यू इतनी कम है। और फिर क्या, ये सब सुनने के बाद कुसुनोकी अपने बचे हुए 30 साल बेच देता है, जिसके बदले में उसे 3 लाख येन मिलते हैं। अब उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, यानी कि अब सिर्फ 3 महीने में उसकी मौत हो जाएगी। तो वो पैसे लेके घर चला जाता है एंड अगले दिन वो देखता है कि उसके घर के बाहर वही लड़की खड़ी है जिसने उसकी लाइफ स्पैन की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। तो पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मियागी बताती है कि आज से मैं तुम्हारी ऑब्जर्वर हूँ, यानी कि तुम अपने आखिरी 3 महीनों में क्या कर रहे हो वो सब ऑब्जर्व करूंगी। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि जिन लोगों को भी पता चल जाता है कि अब कुछ ही दिनों में उनकी मौत होने वाली है, तो वो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने का ट्राई करते हैं, कुछ गलत करने का ट्राई करते हैं। तो इसीलिए आज से मियागी कुसुनोकी पर नजर रखेगी ताकि वो किसी के साथ कुछ बुरा ना करे, और अगर उसने कुछ गलत करने का ट्राई भी किया तो वो तुरंत उसकी लाइफ एंड कर सकती है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो पूरा 3 महीने उसके साथ ही रहेगी। कुसुनोकी को अपनी लाइफ के लास्ट 3 दिन मिलेंगे जिन्हें वो अकेले बिता सकता है। तो अब मियागी हर वक्त उसके साथ ही रहने लगती है, वो जहाँ भी जाता है उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फिर कुसुनोकी एक टू डू लिस्ट बनाता है जो वो मरने से पहले करना चाहता है। उसकी टू डू लिस्ट है कि वो स्कूल नहीं जाएगा, कोई भी काम नहीं करेगा, टेस्टी फूड खाएगा, ब्यूटीफुल चीजों को देखेगा, अपने कॉलेज फ्रेंड नरूसो से मिलेगा एंड फाइनली वो हिमीनो से मिलकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा। तो वो सबसे पहले अपनी एक फ्रेंड को कॉल करता है जिसका नाम है वाकाना, क्योंकि अब जब उसे पता चल गया है कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है तो वो किसी भी इंसान से इंटरेक्ट करना चाहता है, बट यहाँ वो उसका फोन नहीं उठाती है। तो वो उसे एक मैसेज सेंड करता है कि क्या तुम कल कहीं घूमना चाहती हो, बट उसका ये मैसेज भी डिलीवर नहीं होता है। तो वो हार मान के मियागी से बोलता है कि क्या तुम मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में बता सकती हो? मेरा मतलब है कि मैंने जो 30 साल बेच दिए हैं, तो आखिर मैंने इन 30 सालों में क्या किया? तो मियागी बोलती है कि तुमने अगले 10 साल ऐसे अकेले ही काटे, और जब तुम अपने 30s में गए तब भी तुम अकेले ही थे। बस तुमने अपना अकेलापन दूर करने के लिए बाइक राइडिंग को अपनी हॉबी बना लिया, लेकिन एक दिन उसी बाइक से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारे पैर टूट गए, तो तुमने फाइनली सुसाइड करने का डिसाइड किया। और ये सब सुन के कुसुनोकी उदास होने के बजाय उल्टा खुश होता है कि चलो फिर तो मैंने अपने 30 साल बेच के अच्छा किया, मुझे वो सब देखना नहीं पड़ेगा। आगे वो बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो मुझे अपने बचे हुए 3 दिन छोड़ के पूरा लाइफ स्पैन बेच देना चाहिए था। जिसपे मियागी बोलती है, तुम अभी 2 बार और अपनी लाइफ बेच सकते हो। और ये सुनकर कुसुनोकी के मन में बस एक ही होप है कि शायद इन 3 महीनों में मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए जिसे मैं मरने से पहले याद रख सकूं। एंड इसीलिए वो अपनी बची हुई लाइफ सेल नहीं करता है। तो अब अगला दिन होता है और कुसुनोकी अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट करना शुरू करता है। सबसे पहले वो अपने दोस्त नरूसो से मिलने जाता है। वो और मियागी एक कैफे में बैठ के नरूसे का इंतजार करने लगते हैं, और यहीं हमें पता चलता है कि मियागी को सिर्फ कुसुनोकी ही देख सकता है, क्योंकि वो उसकी ऑब्जर्वर है, बाकी कोई भी मियागी को नहीं देख सकता है। तो फिर नरूसे आता है और वो दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ बात में नरूसे उसकी ड्राइंग्स का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कुसुनोकी काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे ड्रॉ करने का शौक है। अब भले ही उसने अभी ड्राइंग बंद कर दी है, लेकिन इस चीज पे मजाक वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो गुस्सा होकर वहाँ चला जाता है। एंड घर जाके वो एक लेटर लिखने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब वो स्कूल में थे तब उनके टीचर ने एक लेटर लिखने के लिए बोला था, जिसमें उन्होंने अपने ड्रीम्स के बारे में लिखा था, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखा था, और उन लेटर्स को उन्होंने स्कूल के पार्क में गाड़ दिया था ताकि 10 साल बाद वो वापस से आके उन्हें पढ़ सकें। तो यहाँ कुसुनोकी डिसाइड करता है कि वो जाके उन लेटर्स को देखेगा, क्योंकि यहाँ कुसुनोकी ने तो अपने बेस्ट फ्रेंड में हिमीनो का नाम लिखा था, बट वो देखना चाहता है कि क्या हिमीनो ने अपने बेस्ट फ्रेंड में उसका नाम लिखा था या नहीं, क्योंकि अभी कुसुनोकी को बस एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसे वो पसंद करता हो, जिसे उसकी नीड हो, जो उसके जाने पर आंसू बहाए, क्योंकि वो अभी बहुत ही ज्यादा अकेला है। तो वो और मियागी स्कूल पहुंच जाते हैं एंड वो पार्क में खोद के उन लेटर्स को निकालता है, लेकिन उन सभी लेटर्स के बीच हिमीनो का लेटर नहीं था। तो वो उदास हो जाता है। कुसुनोकी मियागी से पूछता है कि आखिर तुमने ये जॉब क्यों चुनी? तो वो बोलती है, मैंने अपनी मर्जी से ये जॉब नहीं चुनी है। मैं जब 6 साल की थी तब मेरी मॉम मेरी तरह ही एक ऑब्जर्वर थी, वो मुझे छोड़ के चली गई थी और फिर 4 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। तो मेरे घर उसी कंपनी का एक आदमी आता है और वो मुझसे बोलता है कि तुम्हारी मॉम का डेट बचा हुआ है, तो तुम कैसे चुकाओगी? तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं, अपना लाइफ स्पैन बेच दो, अपना टाइम बेच दो, या फिर अपनी हेल्थ बेच दो। तो यहाँ मियागी ने टाइम चुना। अब उसे 30 साल तक उनके लिए काम करना होगा एंड फिर वो अपनी नॉर्मल लाइफ वापस से जी सकती है। इसके बाद कुसुनोकी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे हिमीनो के बारे में बता सकती हो कि उसने इन 10 सालों में क्या किया, अभी वो कैसी है? तो वो बोलती है, हिमीनो के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसे 17 साल की उम्र में ही एक बच्चे को जन्म देना पड़ा, तो उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी, लेकिन फिर 2 साल बाद
बाद ही उसका डाइवोर्स हो गया और अब 2 साल में ही उसकी मौत होने वाली है। एंड ये सब सुनकर कुसुनोकी एकदम से शांत हो जाता है कि उसके साथ इतना कुछ हो गया। इसके बाद वो अपना 10 साल पुराना लेटर देखता है जिसमें उसने लिखा था कि अगर मैं अभी जैसा हूँ वैसा ही मैं 10 साल बाद भी हूँ तो मैं एक बार हिमीनो से मिलना चाहूंगा, क्योंकि हिमीनो मेरे बिना होपलेस है और मैं उसके बिना। और ये पढ़ने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो एक बार हिमीनो से जरूर मिलेगा, क्योंकि ये उसने 10 साल पहले खुद ही लिखा था। और फिर क्या, वो जैसे तैसे अपने स्कूल से एक मैप लेता है और फिर हिमीनो के घर पहुंच जाता है। बट उसके घर में कोई नहीं होता है। वहाँ वो काफी इंतजार करता है लेकिन कोई भी नहीं आता है। तो वो मियागी को लेकर वहीं पहुंच जाता है जहाँ उसने और हिमीनो ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो 10 साल बाद एक दूसरे से शादी कर लेंगे। वहाँ वो बस हिमीनो के बारे में ही सोच रहा है कि आखिर वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। लेकिन तभी वहाँ हिमीनो आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ वो काफी बातें करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग 10 साल बाद मिल रहे हैं। यहाँ कुसुनोकी उससे कल दोबारा मिलने के लिए पूछ लेता है तो वो मान जाती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एंड इसके बाद वो मियागी के साथ घर वापस आ जाता है। वो मियागी से बोलता है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे कल के लिए रेडी करोगी, क्योंकि मैं हिमीनो से इतने साल बाद मिलूंगा तो मुझे उसके सामने अच्छा दिखना है। तो वो मान जाती है। सबसे पहले हिमीनो उसे नए कपड़े दिलाती है और फिर उसे हेयर सैलून ले जाती है। अब कुसुनोकी का लुक काफी बदल गया है। यहाँ वो मियागी के साथ प्रैक्टिस करने लगता है कि वो हिमीनो से बात कैसे करेगा। सॉरी 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 सॉरी। यहाँ वो मियागी के साथ प्रैक्टिस करने लगता है कि वो हिमीनो से बात कैसे करेगा। तो उसे ऐसे देख के आसपास के लोग उसे पागल समझने लगते हैं कि वो किससे बात कर रहा है, क्योंकि मियागी सिर्फ कुसुनोकी को ही दिखाई देती है। बट इससे कुसुनोकी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मियागी के साथ काफी एंजॉय करने लगता है और इसकी वजह से अब मियागी भी काफी खुश रहने लगी है। एंड फिर फाइनली वो हिमीनो से मिलने जाता है जहाँ वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। कुसुनोकी उससे पूछता है कि तुमने इन 10 सालों में क्या किया। तो वो बोलती है, पहले तुम बताओ। तो फिर कुसुनोकी उसे अपनी लोनली लाइफ के बारे में बताने लगता है कि मैं तब से बस ऐसे ही अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। मैंने ड्रॉ करना भी छोड़ दिया। जो सुन के हिमीनो बोलती है, तो तुमने आर्ट छोड़ दिया, मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स काफी पसंद थी। आगे वो बोलती है कि मैंने हाई स्कूल छोड़ दिया था और मैं भी ऐसे ही रहने लगी। यहाँ वो सब कुछ बताती है, बस अपनी प्रेगनेंसी को छोड़कर। आगे वो बोलती है, जहाँ सब लोग 10 साल बाद बिल्कुल बदल गए लेकिन मैं अभी भी वैसी ही हूँ। फिर वो पूछती है कि तुम कैसे हो, तुम भी काफी बदल गए हो। तो वो बोलता है, नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ। एंड फिर वो उसके साथ अभी जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ बता देता है कि वो काफी अकेला पड़ गया था तो उसने अपना लाइफ स्पैन बेच दिया। अब उसके पास सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। यहाँ तक कि वो मियागी के बारे में भी बता देता है कि वो अभी यहीं पर है लेकिन तुम उसे देख नहीं सकती हो। जो सुन के हिमीनो बोलती है, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। बट फिर वो बोलती है कि अगर तुम्हारे पास इतना कम टाइम बचा है तो मुझे नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो। आगे वो बोलती है, हम डिनर के बाद अपनी बातें कंटिन्यू करेंगे। एंड फिर वो वॉशरूम चली जाती है और फिर काफी टाइम बीत जाता है। हिमीनो वापस ही नहीं आती है। तभी एक वेटर आता है और वो उसे एक लेटर देता है। ये लेटर हिमीनो ने उसे देने के लिए बोला था। उस लेटर में लिखा था कि टू माई वन एंड ओनली चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही अपनी जान देने वाली थी, क्योंकि मैं हमेशा से तुमसे नफरत करती थी, क्योंकि इन 10 सालों में तुमने मुझसे एक बार भी मिलने का नहीं सोचा। और अब जब तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो तो तुम अचानक से मेरे सामने आ गए। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इन 10 सालों में तुम बिल्कुल पागल हो गए हो और क्योंकि अब जब तुम मुझे अपने लिए कुछ मानते हो तो अब मैं तुम्हारी लाइफ से चली गई हूँ। यही मेरा रिवेंज है। तो हम देख सकते हैं कि हिमीनो कुसुनोकी से नफरत करती है क्योंकि उसने इन 10 सालों में उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और अब जब उसे उसकी जरूरत पड़ी तब वो उससे मिलने आ गया। तो इसीलिए हिमीनो ने ऐसा किया। और ये सब पढ़ने के बाद कुसुनोकी बिल्कुल उदास हो जाता है। उसे अपनी लाइफ बेचने पर जितने भी पैसे मिले थे वो सब पानी में फेंक देता है और वो कुछ दिन तक काफी सैड रहता है क्योंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने अपनी टू डू लिस्ट पूरी कर ली है। तो अब वो मियागी के साथ अपना बचा हुआ टाइम स्पेंड करने लगता है। उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो अलग अलग जगह घूमने जाते हैं। यहाँ मियागी के मन में भी कुसुनोकी को लेकर फीलिंग्स पैदा होने लगी है। और यही हमें पता चलता है कि कुसुनोकी के 30 साल के लाइफ स्पेन की वैल्यू 3 लाख येन भी नहीं थी। उसकी एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 30 येन थी। तो यहाँ मियागी ने उसे जानबूझ के ज्यादा पैसे दिए थे। अब ऐसा उसने इसीलिए किया था क्योंकि कुसुनोकी को देख के उसे दया आ गई थी कि वो इतना ज्यादा अकेला है। तो उसने उसे 3 लाख येन दे दिए थे। इवन दो उसने वो सारे पैसे फेंक ही दिए। तो ये सुनते ही कुसुनोकी उसे गले लगा लेता है एंड वो दोनों ही रोने लगते हैं। और अभी भी कुसुनोकी के पास 2 महीने बचे हुए हैं। तो वो मियागी से बोलता है, तुम्हारी वजह से अब मैं काफी खुश हूँ, तो अब मेरी बची हुई लाइफ की क्या वैल्यू होगी।
तो वो बताती है कि इससे तुम्हारी वैल्यू ज्यादा नहीं बढ़ी होगी, क्योंकि सिर्फ तुम ही खुश हो। तुम्हारी वजह से सोसाइटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी वजह से लोग खुश नहीं हो रहे हैं, तो इतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं होगी। और ये सुन के मियागी समझ जाती है कि कुसुनोकी क्या करना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपनी बची हुई लाइफ बेच के मियागी का डेट पूरा करेगा ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। यहाँ मियागी उसे ऐसा करने से सख्त मना करती है, तो वो मान जाता है। एंड अब वो सबके सामने मियागी से बात करने लगता है, जहाँ सब लोग उसे पागल समझने लगते हैं कि ये अकेले खुद से ही बात कर रहा है। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद वो लोग कुसुनोकी का मन बहलाने के लिए उसकी बात पर यकीन करना शुरू कर देते हैं कि वो सच में किसी लड़की से बात कर रहा है, और ऐसे उसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। तो अब उसकी वजह से मियागी भी काफी खुश है, और अब उसकी वजह से लोग भी काफी खुश हैं। एंड ऐसे ही अब सिर्फ उसके पास 1 ही महीने बचे हैं, तो वो अगले दिन वापस से उसी फैसिलिटी में जाता है, और अब वो अपना बचा हुआ 1 महीना भी बेच देता है ताकि वो मियागी का डेट पूरा कर सके। लेकिन सिर्फ 1 महीने से उसका सारा डेट खत्म नहीं होता है। अभी भी मियागी को 3 साल और काम करना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। तो ये सब करने के बाद वो वापस से उसी पार्क में जाता है जहाँ वो मियागी के साथ हमेशा घूमता था। लेकिन इस बार वो सिर्फ दुनिया की नजरों में ही नहीं बल्कि सच में अकेला था। यहाँ तक कि वो ये तक सोचने लगता है कि क्या ये सब बस एक ड्रीम था, वो कभी मियागी के साथ था भी कि नहीं। लेकिन तभी उसके पास एक कपल आते हैं। वो उससे पूछते हैं, मिस्टर कुसुनोकी, मियागी कैसी है? तो वो बोलता है, अब मियागी मेरे साथ नहीं है, अब तुम लोग ये नाटक बंद कर सकते हो। एंड फिर वो रोने लगता है। तो ये देख के जितने भी लोग उसे जानते थे वो सब उसके पास आ जाते हैं। वो उसे चुप कराने लगते हैं कि आखिर मियागी ने ऐसा कैसे किया, वो ऐसी लड़की तो नहीं थी। और ये देख के कुसुनोकी भी चौंक जाता है कि ये लोग बात तो ऐसे कर रहे हैं कि वो सच में एग्जिस्ट करती थी। और तभी उसे पीछे से आवाज आती है, एंड ये कोई और नहीं मियागी है। वो आके उसे गले लगा लेती है। एंड अब कुसुनोकी के साथ साथ मियागी भी उन सभी लोगों को दिखाई दे रही है। वो सब बोलते हैं, तो तुम्हारी मियागी सच में एग्जिस्ट करती थी, तुम कोई नाटक नहीं कर रहे थे। एंड फिर वो लोग उन दोनों को उनके पर्सनल स्पेस में छोड़ के चले जाते हैं। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर मियागी उन सबको कैसे दिखाई देने लगी। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि अब उसने भी अपना बचा हुआ 3 साल का लाइफ स्पेन भी बेच दिया है। जी हाँ, कुसुनोकी ने अपने लाइफ स्पेन से उसका सारा डेट चुका दिया था, जिससे अब उसको सिर्फ 3 साल और काम करना था, फिर वो नॉर्मल लाइफ जी सकती थी। लेकिन मियागी को जैसे ही ये सब पता लगा तो उसने अपना बचा हुआ सारा लाइफ स्पेन बेच दिया, सिर्फ 3 दिन छोड़कर, ताकि उसे भी कुसुनोकी की तरह उसके फाइनल 3 दिन मिल सके, जहाँ वो भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर पाएगी। तो इसीलिए अब वो भी सभी लोगों को दिखाई दे रही है। वो कुसुनोकी से बोलती है कि तुमने सिर्फ अपने 30 दिन के लाइफ स्पेन से ही मेरा ज्यादातर डेट खत्म कर दिया, सॉरी, मैंने तुम्हारी मेहनत को ऐसे ही वेस्ट कर दिया। एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो अब उन दोनों के पास 3 दिन है जिसे वो साथ में बिता सकते हैं, और इसी के साथ ये मांगा यहीं खत्म होती है। अब उनके पास ऐसे 3 दिन है जो उनकी पूरी लाइफ से ज्यादा कीमती होंगे, ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। तो ये थी स्टोरी आई सोल्ड माई लाइफ फॉर 10,000 येन पर ईयर मांगा की। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरी इन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।